हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका पहचान क्या है। यानी कोई वाक्य यदि दिया हुआ है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह कौन सा टेंस में है। इसके लिए हमें कुछ पहचान याद रखना होगा ताकि हम आसानी से समझ सके कि यह दिया गया वाक्य कौन से टेंस में है। तो सबसे पहले इसका पहचान हम लोग जानेंगे। तो पहचान जो होता है वो होता है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि यह दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कुछ एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। वह जाता है, वह जाता है। देखिए यहाँ लास्ट में दे दिया क्या, ता है, तो यह कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तुम गाते हो, लास्ट में क्या दे दिया, ते हो, तो यह कौन सा टेंस कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। वह पुस्तक पढ़ता है, देखिए लास्ट में क्या है, ता है, यानी यह कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा। तो याद रखेंगे कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि यदि लगा है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा। अब हम इसका सीखेंगे बनाने का नियम, यानी रूल। बनाने का नियम यानी इसको हम रूल भी कह सकते हैं या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, यानी इसका बनावट क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रांसलेट करते समय हम लोग 4 तरह के सेंटेंस को उपयोग में लाते हैं। पहला जो होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये होता है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझिए V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का पहला रूप, और V5 का मतलब होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का 5वां रूप। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का पहला रूप, और ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का 5वां रूप। तो हम ध्यान रखेंगे कि V1 और V5 दिया हुआ है, तो किस सब्जेक्ट के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, तो ये जानना जरूरी है ताकि ट्रांसलेशन बनाने में आसानी होगी। अब देखिए, तो इसके लिए हम कुछ नोट याद रखेंगे।
ही, सी, इट, कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो V5 का प्रयोग करेंगे, यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। दूसरा आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे, यानी आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम वर्ब का पहला रूप प्रयोग करेंगे। अब देखिए देगा एग्जाम्पल, वह जाता है, वह जाता है। अब यहां देखिए समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो वह जाता है यानी जिसके द्वारा कोई क्रिया संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जाता है, अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है यानी केवल वर्ब है, जाना, यानी कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से बनाया जा सकता है लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से केवल नहीं बन सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो आप वर्ब के अनुसार ही बनाएंगे। तो वह जाता है तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, पुल्लिंग है तो ही है। अब जाना का क्या होता है, गो, और गो का V5 फॉर्म होता है गोज, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही गोज। अब यहां देखिए रहेगा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब यहां देखिए मैं का आई होगा और आई के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। आई, वी, दे, यू और कोई प्लुरल सब्जेक्ट हो तो V1 लगता है। तो रीड का V1 क्या हो जाएगा, रीड, यानी आई रीड, मैं पढ़ता हूं तो इसका हो जाएगा आई रीड। अब यहां देखिए वह खाना पकाती है या खाना बनाती है। अब यहां देखिए वह खाना पकाती है तो स्त्रीलिंग है तो सी। अब यहां समझिए कुक, तो कुक सी है, ही, सी, इट, कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो V5 का प्रयोग होगा। तो सी कुक्स, कौन चीज बनाती है, खाना, यानी फूड। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी कुक्स फूड। अब देखिए रहेगा आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। देखिए यहाँ आप लोग का क्या होगा, यू, और यू के साथ लगेगा V1, तो प्ले का V1 क्या होता है, प्ले, और क्या, क्रिकेट, तो यू प्ले क्रिकेट, यानी इसका आंसर हो जाएगा यू प्ले क्रिकेट। आप लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ध्यान रखना है ही, सी, इट, कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो V5, आई, वी, दे, यू, कोई प्लुरल सब्जेक्ट हो तो V1। अब यहां देखिए अगर एग्जाम्पल है राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब यहां देखिए क्या होगा, यहाँ राम वर्ब का प्रयोग, इट का पांचवा रूप इट्स, और क्या खाता है, खाना, तो राम इट्स फूड। लेकिन अगर रहेगा राम और मोहन खाते हैं या खाना खाते हैं तो क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन ईट, इट्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या हो गया, प्लुरल हो गया, राम एंड मोहन, यानी दो व्यक्ति हो गया, प्लुरल हो गया, तो यहाँ क्या इट्स का प्रयोग नहीं होगा, यानी केवल इट का प्रयोग ही हम करेंगे। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस में भी रूल होता है, इस स्ट्रक्चर पर यदि हम लोग बनाएंगे तो कभी भी
ट्रांसलेशन गलत होने की संभावना नहीं होगी। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी निगेटिव सेंटेंस में V5 को हमको याद नहीं रखना है, केवल V1 से ही काम चल जाएगा। अब डू और डज दोनों हैं, तो किसके साथ डू का प्रयोग करेंगे और किसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी हम एक छोटा सा नोट लिख लेंगे। ही, सी, इट या कोई भी नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ लगाएंगे डज। दूसरा आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ लगाएंगे डू। उस एग्जाम्पल को भी पढ़िए। रहेगा वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा ही डज नॉट गो, यानी वह नहीं जाता है। मैं नहीं खाता हूं, तो आई के साथ क्या लगेगा डू लगेगा। तो आई डू नॉट इट। अब देखिए रहेगा वे नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। वे नहीं पढ़ते हैं यानी सेंटेंस को हम आदर्श सूचक बना रहे हैं, तो वे नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ ही का प्रयोग करेंगे न कि दे का, क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का चर्चा है। तो ही डज नॉट रीड। लेकिन अगर इसी जगह रहता वे लोग नहीं पढ़ते हैं, वे लोग नहीं पढ़ते हैं, तब हो जाता दे डू नॉट रीड। यानी वे नहीं पढ़ते हैं तो ही डज नॉट रीड, लेकिन रहेगा वे लोग नहीं पढ़ते हैं तो दे डू नॉट रीड। अब यहाँ देखिए रहेगा राम खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा राम डज नॉट ईट फूड। लेकिन अगर रहेगा राम और मोहन नहीं खाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ राम एंड मोहन डू नॉट ईट। क्योंकि राम नहीं खाता है तो राम एक व्यक्ति का चर्चा है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन राम और मोहन नहीं खाते हैं तो राम एंड मोहन डू नॉट ईट इसलिए हुआ क्योंकि राम एंड मोहन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यानी एक से अधिक व्यक्ति हो गया। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कुछ स्ट्रक्चर हम लोग याद रखेंगे ताकि ट्रांसलेट करते समय बहुत ही आसानी होगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर को हम याद रखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद रखने के लिए ध्यान रखना है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चन मार्क का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए रहेगा क्या मैं पढ़ता हूं, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई के साथ लगता है डू तो ये शुरू में लग जाएगा
डू आई रीड रहेगा क्या तुम जाते हो। तो देखिए ये हो गया, यू के साथ लगता है डू, तो शुरू में ही डू लगा देंगे। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। रहेगा क्या राम खाता है। अब यहां देखिए क्या राम खाता है, यानी सिंगुलर नेम हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो डज का प्रयोग होगा। डज राम ईट। रहेगा क्या सीता और गीता नाचती है। तो सीता और गीता नाचती है, तो प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ डू का प्रयोग होगा। डू सीता एंड गीता डांस। अब यहाँ देखिए कुछ अलग टाइप के ट्रांसलेशन का भी हम प्रयोग करेंगे। रहेगा वह क्या खाता है। समझिए यहाँ यह है WH क्वेश्चन, वह क्या खाता है। तो जब सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ लगा हो, तो उसका वर्ड पहले हम लोग प्रयोग करेंगे और फिर इस स्ट्रक्चर पर उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो वह क्या खाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, तो क्या का वर्ड होता है व्हाट। अब लगाइए वह क्या खाता है, तो वह के लिए क्या लगता है डज ही इट। इसको पढ़ेंगे व्हाट डज ही इट। रहेगा यहाँ तुम क्यों सोते हो, तुम क्यों सोते हो। तो देखिए तुम के बाद है क्यों, तो इसलिए उसका वर्ड पहले लगाएंगे वाई, और डू लगेगा यू के साथ, डू यू स्लीप, वाई डू यू स्लीप। रहेगा मोहन कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। तो क्या हो जाएगा वेयर डज मोहन गो, यानी मोहन कहाँ जाता है। और इस तरह से अगर प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इस स्ट्रक्चर पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो कभी भी गलती की संभावना नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। चौथा टाइप जो होता है वो हो जाता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए, कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो वैसे सेंटेंस के लिए भी हम सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जो होता है, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रहेगा क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो वह तो क्या लगेगा डज लगेगा, डज ही नॉट रीड। लेकिन अगर रहेगा क्या आप नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा डू यू नॉट प्ले, यानी क्या आप नहीं खेलते हैं। अब देखिए रहेगा आप क्यों नहीं खेलते हैं, आप क्यों नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई डू यू नॉट प्ले, यानी आप क्यों नहीं खेलते हैं। रहेगा वह क्यों नहीं विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल,
यानी वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। रहेगा, आप थोड़ा सा एक समझ लीजिए, जैसे रहेगा अगर वर्षा होती है तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव रूल्स लगाएंगे। तो इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई प्राकृतिक घटना हो तो उसको हम लोग इट का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे। फिर रहेगा वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तब क्या हो जाएगा, इट, और इट के साथ लगता है डज, इट डज नॉट रेन, यानी वर्षा नहीं होती। रहेगा क्या, वर्षा होती है, तो क्या हो जाएगा, डज इट रेन। रहेगा क्या, वर्षा नहीं होती है, तब यहां प्रयोग होगा डज इट नॉट रेन। अब यहां रहेगा अगर कि वर्षा क्यों होती है, अगर ट्रांसलेशन दिया हो वर्षा क्यों होती है, तो वर्षा क्यों होती है तो क्या हो जाएगा, वाई डज इट रेन, यानी वर्षा क्यों होती है। इसी प्रकार से हवा बहती है, हवा नहीं बहती है, क्या हवा बहती है, हवा क्यों बहती है। तो यदि यह पूरा स्ट्रक्चर यदि आप लोग को याद रहेगा तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो या ट्रांसलेट इनटू हिंदी हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ।